आपका चाहे मेंस में, एडवांस में नंबर आए या ना आए, इंजीनियर तो आप कहीं से बन सकते हो। लेकिन बात इंजीनियर बनने की नहीं है कि आप एनआईटी, आईआईटी या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो तो इसका मतलब है कि आप उस लायक होना चाहते हो। तो ऐसे रटने से आप उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और चलो वहाँ से आपने भी रटने वाले मेथड से आपने डिग्री ले भी ली, तो सोसाइटी में आप क्या योगदान दोगे? क्या आप एक अच्छा नाम कमा पाओगे? क्या एक अपनी एक गुडविल बना पाओगे? रटने के मेथड पर नहीं बनती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको फिजिक्स की आत्मा पता नहीं होगी, जब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर चर्चा करता हूँ, आपसे वो डिस्कस करता हूँ। और इसी क्रम में मैं ये कुछ मैंने हेडलाइन लिखी हुई हैं, हेडिंग लिखी हुई हैं, तो आप इनको देखिए और मैं इन पर डिस्कस करूँगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मदन मोहन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेव एक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, ये क्या है? नंबर 1, इनकरेक्टनेस ऑफ एरिस्टोटल फैलेसी। इसका मतलब क्या है कि देखिए, एरिस्टो ने क्या कहा था कि उन्होंने इमेजिन की थी कि एक सरफेस है, उस सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मान लीजिए ये ए ऑब्जेक्ट है कोई, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन से इधर चल रहा है। और प्रैक्टिकली वाली बात है कि जब भी आप किसी चीज को ऐसे करके फ्लोर पर रख दीजिए, किसी सरफेस पर रख दीजिए, और उसमें आप एक यूनिफॉर्म मोशन देना चाहते हो, तो आपको लगातार एक फोर्स लगाना पड़ेगा। यही वाली बात अरस्तू ने देखी थी और उन्होंने इसी वाली बात को कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक यूनिफॉर्म मोशन में चलाए रखने के लिए एक कांस्टेंट फोर्स की जरूरत होती है। क्योंकि उनका जो ऑब्जर्वेशन था एक प्रैक्टिकल बेस पर था। उस टाइम पर साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो उस टाइम पर बताया था वो भी उस टाइम पर उनके हिसाब से ठीक था और काफ़ी सालों तक ये मान्यता बनी रही थी। लेकिन बाद में गैलीलियोज आते हैं और उन्होंने इसमें सुधार किया। तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि ये इनर्शिया क्या होता है, तो हमने इसकी बात कर ली, है ना। तो इसमें अरस्तू ने क्या कहा था वो हमने समझ लिया। इसमें कुछ मिस्टेक है, तो इसको समझने के लिए गैलीलियो ने सबसे पहले हमें इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इनर्शिया क्या कहती है कि यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज होती है, इवन हम, आप, ये हमारे चारों ओर बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, ये अपने आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेंगी, और अगर ये यूनिफॉर्म मोशन से चल रही हैं तो ऐसी चलती रहेंगी, लेकिन अपने आप स्वयं कुछ नहीं कर सकती। इसको कहते हैं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट। यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप खुद अपनी पोजीशन को या अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं इनर्शिया। तो जब तक हमें, मैंने ये 4 यहाँ पर जो हेडलाइन लिखी हुई हैं, इनमें आपको एक छोटा-छोटा सा एक डिफरेंस पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में हम फिजिक्स को जब पढ़ने जाते हैं तो कहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं, कहाँ पर कुछ छूट गया। तो वो मैं छूटने नहीं दूँगा, ठीक है? तो ये इनर्शिया का मतलब यही होता है कि जितनी भी ऑब्जेक्ट होती हैं, उनमें एक इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है, मतलब जन्मजात होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है कि वो अपने आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। इसका एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ कि देख लीजिए कि ये एक बॉडी है और ये बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है? तो ये बॉडी बी मान लीजिए, ठीक है? तो ये बॉडी यहाँ पर रखी रहेगी जब तक कोई बाहर से इसको आकर के इसकी जगह से हटा ना दे या इधर-उधर ना कर दे। और अगर मान लो किसी पर्सन ने इसको या मशीन ने इसको नहीं हिलाया-डुलाया, लेकिन फिर भी ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई। मान लो कि ये बॉडी यहाँ से यहाँ आ गई, तो ये कैसे आ गई? तो डेफिनेटली वाली बात है, चाहे भले ह्यूमन ने ना किया हो, किसी मशीन ने ना किया हो, किसी एनिमल ने ना किया हो सकता है भूकंप आया, धरती जो हमारी जो अर्थ है वो हिल गई हो, तो इससे यहाँ पहुँच गई हो, या कोई हवा चली हो, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहा होगा। इसमें कोई जादू टोने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो यही होती है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बॉडीज इन द यूनिवर्स। तो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती, इसी को कहते हैं इनर्शिया। अब गैलीलियोस ने क्या कहा था? अब गैलीलियोस क्या कहते हैं? गैलीलियोस ऑफ इनर्शिया। अब जो इनर्शिया का आपने समझ लिया, अब इसी में गैलीलियोस ने क्या कहा? गैलीलियोस ने यह कहा था, देखिए मैं इसका थर्ड फिगर बना देता हूं कि अगर ये सी बॉडी मान लीजिए
कि अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है, अब नेट फोर्स 0 का मतलब है कि देखो आप इसको स्पेस में ले जाओ जहां पर कोई दूसरी बॉडीज है ही नहीं बिल्कुल भी, तो उस कंडीशन में ये स्पेस में है, तो स्पेस में तो कोई इसको फोर्स लगाएगा नहीं, ये अकेली है, आइसोलेटेड है। तो उस कंडीशन में भी इस पर नो फोर्स, मतलब कोई फोर्स है ही नहीं। लेकिन जब ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रीजन में आ जाएगी, जैसे मान लो अर्थ पर रखी हुई है ये, तो अर्थ हर ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, तो एक फोर्स लगा रही है। बदले में अब इसको मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, तो अर्थ क्या करेगी, इस पर नीचे की ओर फोर्स लगाएगी mg, मतलब इसका मास मान लीजिए m है, तो mg लगाएगी। तो अब अर्थ इस पर एक फोर्स लगा रही है mg, उसी फोर्स से ये अर्थ के सरफेस को दबा रही है। बदले में जो अर्थ की सरफेस है इसको ऊपर की ओर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी, जिसको r बोलेंगे। ये दोनों बराबर हैं, अपोजिट हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो इसको बोलेंगे नेट फोर्स 0 है। यानी कि अगर कोई ह्यूमन भी इधर से लगा रहा है तो कोई ना कोई इधर से लगा रहा है, तो नेट फोर्स 0 होने के लिए उस पर जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं उनका रिजल्टेंट 0 आना चाहिए, तो इसको कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स 0। तो क्या कहा था गैलीलियोस ने कि अगर किसी बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो उस बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तो चलती ही रहेगी। ये वाली बात गैलीलियो ने कही थी। गैलीलियो ने यही वाली बात कही थी इनर्शिया की, बस उन्होंने एक बात और जोड़ दी कि किसी बॉडी पर अगर नेट फोर्स 0 हो तो तब ये ऐसा होगा। यानी कि किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो वो जो बॉडी है वो ऐसे बिहेव करेगी जैसे वो अपना इनर्शिया को अप्लाई कर रही है, मतलब, है ना, समझ रहे हो ना। यानी कि इस पर नेट फोर्स 0, तो ये ऐसी रहेगी बिल्कुल इस वाली कंडीशन में, ठीक है। तो ये फर्स्ट फिगर हो गया, ये सेकंड फिगर हो गया, ये थर्ड फिगर हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब बात आती है मेजरिंग ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया की बात तो हो गई, अब इनर्शिया को मेजर कैसे करोगे। नंबर एक बात ध्यान रखिए कि इनर्शिया कॉन्सेप्ट है, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो इसको मेजर कैसे करेंगे। तो ये देखा गया कि मान लीजिए हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस तरीके से, मैं 3 ऑब्जेक्ट मान लेता हूं ऐसे करके, और आप देख रहे हो कि इनकी साइज थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इनका मास मान लो m1, इसका m2, इसका m3, और ये सरफेस पर रखी हुई है, मतलब मान लीजिए, ठीक है, सरफेस पर रखी हुई है, फ्रिक्शनलेस मान लीजिए, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना। तो क्या है कि अब इन तीनों बॉडीज को एक वेलोसिटी देने के लिए, मतलब तीनों की वेलोसिटी v v v, मतलब तीनों को सेम वेलोसिटी देने के लिए ये एक्सपेरिमेंटल वाली बात है कि इस पर फोर्स F1 लगाना पड़ेगा, इस पर मान लीजिए F2 फोर्स, इसको F3 फोर्स। तो देखो अब आप खुद ही बताइए कि ये तीन, मतलब यहां पर क्या है कि जो M1 है, M2 है, M3 है, ठीक है। तो M1 का मास M2 से कम है और M2 का मास M3 से कम है। तीनों को बराबर वेलोसिटी देने के लिए क्या करना पड़ेगा, खुद ही आप इसको देख सकते हो और महसूस कर सकते हो कि इसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा, सबसे ज्यादा इसको लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो F1, F2 एंड F3, तो इस तरीके से, मतलब जिसका मास जितना कम उसका फोर्स भी उतना ही कम, और जिसका मास जितना ज्यादा उस पर लगने वाला फोर्स भी ज्यादा, सेम वेलोसिटी के लिए। तो इसको कहेंगे मेजरिंग ऑफ इनर्शिया। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी के इनर्शिया को मेजर करने के लिए उसके मास को मेजर कर लीजिए। अगर आपने मास मेजर कर लिया तो वो आपने उसका इनर्शिया मेजर कर लिया, ठीक है। तो इसको आप ऐसा समझिए कि इनर्शिया को I बोलते हैं और मास को M बोलते हैं। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, मतलब जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। और आप जानते हो इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हम इक्वलिटी में बदलते हैं तो कुछ ना कुछ हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है। अब आप जानते हो कि जो ये तो I वास्तव में मास ही होता है, लेकिन ये कंसेप्चुअल है और ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम जो मेजर करते हैं फिजिक्स में वो फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में ही करते हैं।
तो इसका मतलब है आई का मेजरमेंट एम के टर्म में होगा, मतलब जो एम का यूनिट होगा वही आई का होगा। इसका मतलब होता है कि ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब है के की वैल्यू हम 1 लेंगे तो आई इज इक्वल टू एम आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजों का डिफरेंस समझ करके हम फिजिक्स को अच्छी तरीके से समझते हैं। और आप यकीन करिए कि जब आप इस मेथड से इसको पढ़ोगे ना, तो आपको ना तो डेरिवेशन रटने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आएगी, और आप स्मूथली फिजिक्स को करते जाओगे। बस ये कि थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी का तो आप जब पढ़ते जाओगे तो ऑटोमेटिक चीजें ठीक होती जाती है, लेकिन आपको मन से पढ़ना पड़ेगा, तभी चीजें क्लियर हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन लोग बाग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, जल्दबाजी में होते हैं, तो वो मोटी मोटी चीजें पर काम करते हैं, डेरिवेशन पर काम करते हैं, न्यूमेरिकल पर काम करते हैं, और बस सोचते हैं कि कैसे भी करके हमारा नंबर आ जाए। ठीक है, अच्छी वाली बात है, आप जैसा वैसा कर सकते हो, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था जो मैंने आपको बताया। आप इसको देखिए, ट्राई करके देखिए, बेनिफिट जरूर होगा। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।